स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हूँ। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ जो हमारा मापन और मूल्यांकन की जो सीरीज चल रही है उसमें एक नया टॉपिक है, वो है CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में कहेंगे तो सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले मैं इस पर बात करता हूँ। तो मैं बताता हूँ जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो भारत के इस स्कूलों में खासतौर पर मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है। यानी कि जो भारत के स्कूल हैं, ठीक है, कॉलेजेस नहीं, स्कूल, उनमें एक ये पॉलिसी है मूल्यांकन के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक पॉलिसी है। इसको 2009 में आरंभ किया गया था। आप जानते हैं कि 2009 का ही कानून है RTE, राइट टू एजुकेशन। इसी के तहत इसको भी अनिवार्य कर दिया गया था और यह मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य के कुछ शिक्षा बोर्डों द्वारा और CBSE के द्वारा अपनाई गई अपने अपने विद्यालयों में। और MHRD और CBSE ने 20 सितंबर 2009 को घोषित किया कि जो विद्यालयों में CCE की जो प्रणाली है इसको सुदृढ़ बनाया जाए। समझ गए? अब बात करता हूँ मैं कि CCE को लाने के पीछे क्या मकसद था, यानी कि क्यों आवश्यकता पड़ी इस प्रकार के मूल्यांकन की। तो आप जानते हैं कि मूल्यांकन का कार्य होता है कि बच्चे ने कितना सीखा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही जांचना है कि बच्चे की उपलब्धि है क्या, ये तो आप लोग जानते हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं हम CCE, क्या जो मूल्यांकन हम सामान्य मूल्यांकन जो कक्षाओं में करते हैं, क्या वो ये बता पाता है कि बच्चा ने कितना सीखा है। आप ज़रा गौर से सोचिए एज ए टीचर होने के कि क्या आपका जो प्रश्न पत्र तैयार किया रहता है वो बच्चे के सीखने का निर्धारण कर लेता है या सिर्फ वो अंक रहते हैं। तो हमें अक्सर मूल्यांकन के दौरान एक मार्कशीट प्रदान की जाती है जिसमें कुछ विषयों के अंक निर्धारित होते हैं और कहा जाता है कि ये आपकी उपलब्धि है। तो क्या वास्तव में वो अंक हमारी उपलब्धि हैं? क्या जो वो अंक हमारे व्यक्तित्व का विकास के विभिन्न पक्षों को बताते हैं? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो हमेशा अंकों के खिलाफ ही रहता हूँ कि इसलिए ना पढ़िए कि अंक प्राप्त करने हो, इसलिए पढ़िए कि कुछ सीखना हो। तो इस पर मैं बात करता हूँ बेहतर। इसीलिए CCE का कंसेप्ट डेवलप किया गया है MHRD और CBSE के द्वारा। सतत और व्यापक मूल्यांकन को विद्यालयों में लागू करने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का एक मकसद था, या कह सकते हैं कि शिक्षाविदों का एक मकसद था कि छात्र का सतत मूल्यांकन होते रहे। जैसे कि मैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को बता चुका हूँ। आप जानते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वाला जो कंसेप्ट है इसमें वो कंटिन्यूअस पर बेस्ड है। उसमें लगातार जो पूरा सत्र चलता है उसमें बीच बीच में लगातार आपके टेस्टिंग होती रहती है बच्चे की, यानी इवैल्यूएशन आप करते रहते हैं, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि बच्चा कितना सीख रहा है और कहाँ पे उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को ताकि हम दूर कर सकें। और न सिर्फ बच्चा उन कमियों को दूर करता है बल्कि मैं शिक्षक के लिए भी उतना ही उपयोगी होता है कि वो अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर सके, अपने स्टाइल ऑफ जो टीचिंग है उसमें वो सुधार कर पाए। तो CCE का जो मेन कंसेप्ट है वो वही है कि मैं कह सकता हूँ कि जो प्राइमरी जो एम्स हैं उसके, वो छात्रों की विद्यालय उपस्थिति के दौरान, यानी कि विद्यालय में उपस्थिति के दौरान छात्र से संबंधित उसके हर पहलू का क्या कर पाए, मूल्यांकन कर पाए। ठीक है, प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन कर पाए। और उसे हम किस रूप में देखेंगे, एक व्यापक रूप में देखेंगे। और सतत मूल्यांकन करते हुए खास तौर पर छात्रों को परीक्षा के भय से मुक्त करें। तो इसमें सतत और व्यापक के दो अलग अलग अर्थ निर्धारित हो रहे हैं, जहाँ पे कि सतत के छात्र का लगातार मूल्यांकन किया जाए, न कि सिर्फ जैसे कि एक परंपरागत चली आ रही है कि वार्षिक परीक्षा ली जाए बच्चों के अंत में, पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद अंत में ही उसका क्या किया जाए, मूल्यांकन कराएं। इससे हट के ये बात करते हैं कि आप लगातार छात्रों का मूल्यांकन करते रहें। वो एक यूनिट के बाद हो सकता है या एक मंथ के बाद हो सकता है या डेली भी कक्षा में, जिसको क्लास टेस्ट के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो एक प्रकार का ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को ही क्या कहते हैं, आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन नाम इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट आता है वो व्यापक। व्यापकता इस वे में कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो छात्र का संपूर्ण विकास करना है, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। और हम मूल्यांकन के द्वारा छात्र के सिर्फ ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका ही विकास उसमें देखते हैं। आप देखते हैं, आप जब क्वेश्चन पेपर लेते हैं या टेस्ट पेपर लेते हैं तो उसमें छात्र का सिर्फ नॉलेज चेक करते हैं। आप नज़रअंदाज कर देते हैं वो पक्ष, कौन से, भावात्मक पक्ष, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन जो होता है हमारा, और दूसरा साइकोमोटर, यानी कि क्रियात्मक पक्षों की भी हम क्या होते हैं, अवहेलना करते हैं या कह सकते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा प्रश्न पत्र होता ही नहीं हमारा कि जो सिर्फ जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों की क्या कर देता हो, मूल्यांकन करता हो। हमारा जो प्रश्न पत्र तैयार होता है बेसिकली वो सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर ही आधारित होता है
और ये एक सबसे बड़ी क्या है, कह सकते हैं एक दुखदाई हो सकता है छात्र के लिए, और एक शिक्षा प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक जैसे ड्रॉबैक है। ठीक, तो व्यापक मूल्यांकन हमें ये बताता है कि छात्र का सिर्फ एक पक्ष को देखकर हम क्या न करें, मूल्यांकन न करें, यानी कि सिर्फ वो किताबी आधार पर उसका मूल्यांकन न हो, बल्कि में विद्यालय में होने वाले जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को आधार बनाया जाए मूल्यांकन का छात्र का। ठीक है, तो मूल्यांकन का आधार वो संकीर्ण न होकर उसका दायरा एक बढ़ा दिया जाए। तो व्यापक इस वे में आप जानते हैं कि छात्र के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ज्ञानात्मक की बुद्धि की मात्रा अधिक हो, उसके अंदर हो सकता है कि अन्य भावात्मक या क्रियात्मक जो पक्ष है उसका दृढ़ हो। तो उस आधार पर हम उसको सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर यदि उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रेस से बाहर कर दे रहे हैं। अब बहुत ज़रूरी होता है उसको ट्रैक में लाने के लिए छात्र के सभी पक्षों को देखा जाए, और सही मायनों में शिक्षा का यही उद्देश्य है कि वो सभी पक्षों को देखते हुए मूल्यांकन करे, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य ही वही है कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना। और शाब्दिक अर्थों के आधार पर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सतत का अर्थ होता है, सतत कंटिन्यूअस, उसमें आप लेंगे कि जो परीक्षाओं की आवृत्ति होती है, यानी कि जो टाइमिंग है परीक्षाओं की वो कंटिन्यू चलती रही। ठीक है, आवृत्ति होती रहे, अधिगम की बाधाओं का उसमें निदान होता रहे, जो छात्र सीख रहा है उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं उनका निदान होता रहे। वो ओबियसली होगा, जब आप लगातार छात्र की परीक्षा ले रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसमें हमें कारणों का पता चलेगा कि छात्र परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है। उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो अधिगम में बाधा उत्पन्न हो रही है उनका निदान कर सकते हैं। साथ में जब आप निदान कर लेते हैं तो उस हेतु कमज़ोर छात्रों के लिए आप उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की आप क्या कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए आप उपचारात्मक शिक्षण करने के बाद पुनः परीक्षा ले सकते हैं आप, और बच्चों का स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं, और बच्चे इसमें स्वयं मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, छात्र खुद भी देखता है कि मैं कितना सीख रहा हूँ, और अगर उसके सीखने में कहीं ना कहीं बाधाएं हैं तो उन चीज़ों को वो दूर करने की एक प्रकार से प्रयास करता है, यानी कि वो अपने लर्निंग ऑफ जो स्टाइल है उसका, उसमें वो चेंज करता है, और ये टीचर के लिए भी उतना ही यूजफुल हो गया। टीचर अपने स्टाइल ऑफ टीचिंग को चेंज करता है। जबकि व्यापक का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। व्यापक का अर्थ छात्रों की वृद्धि और विकास के लिए खासतौर पर शैक्षिक न सिर्फ बल्कि मैं गैर शैक्षिक तो मैं नहीं कहूँगा, इनको सह शैक्षिक कहेंगे। अब को करिकुलर एक्टिविटी के सभी पक्षों को इसमें हम शामिल करेंगे, यानी कि छात्रों के मूल्यांकन में हम सिर्फ जो शैक्षिक पक्ष को ही नहीं देखेंगे, उसमें जो विद्यालय में होने वाले जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यापक रूप में हम शैक्षिक के साथ साथ जो सह शैक्षिक यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनको भी हम सम्मिलित करेंगे। तो आपने जाना CCA क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। उद्देश्य की बात करता हूँ मैं, इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। जैसे कि एक वही है कि लगातार आप मूल्यांकन करते रहते हैं तो छात्रों के अधिगम की जो असफलता है उसका पता हमें चलता है, उसके लिए हम अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं हम, ताकि कमज़ोर छात्र भी आगे बढ़ सके। क्योंकि व्यापक मूल्यांकन इस ओर इशारा करता है कि छात्र को सिर्फ शैक्षिक क्रियाओं में भाग नहीं लेना है, बल्कि में गैर शैक्षिक क्रियाओं में भी भाग लेना है। आप जानते हैं कि गैर शैक्षिक क्रियाएं संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। जहाँ की किताबी ज्ञान सिर्फ आपका मानसिक विकास करता है, वहीं गैर शैक्षिक जो क्रियाएं होती हैं, गैर शैक्षिक नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपका फिजिकल से लेकर मेंटल डेवलपमेंट से लेकर और इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सभी प्रकार का डेवलपमेंट आपका करती है। यानी कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का होता है इसमें। इसलिए कह सकते हैं कि छात्रों का अधिक से अधिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए CCE बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक और अच्छी चीज़ है कि छात्रों का नियमित आकलन होता रहता है, और जब बच्चे का नियमित आकलन होता रहता है तो वो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन में होता है, कहीं ना कहीं भटकने की स्थिति नहीं होती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मैं बता चुका हूँ। व्यापक प्रक्रिया में देखा जाए तो इसका उद्देश्य यही है कि छात्र सिर्फ शैक्षिक क्रियाओं में भाग न ले, बल्कि में गैर शैक्षिक क्रियाओं में भी या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें भी भाग ले। क्योंकि बहुत सारे छात्र ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई में बेहतर हों या उनका IQ लेवल पढ़ाई के प्रति अच्छा हो सकता है वो अन्य एक्टिविटीज़ में, चाहे म्यूजिक हो, चाहे एथलेटिक हो, स्पोर्ट्स हो, ड्रामा हो, डांस हो, इन चीज़ों में वो बेहतर कर सकते हैं और इसी क्षेत्र में अपना करियर भी चूज कर सकते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए छात्र को ऐसा प्लेटफॉर्म को देना जो कि उसके अंदर एक जन्मजात अभिरुचि या अभिक्षमताएँ हैं, उनको बाहर निकालने के प्रयत्न करना। तो मूल्यांकन का कार्य असली में यही होना चाहिए। सामान्य मूल्यांकन की बात करूँ तो वो सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को का ही मूल्यांकन कर पाता है,
लेकिन सतत और व्यापक मूल्यांकन इस ओर इशारा करता है कि छात्र के सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं बल्कि मैं उसके भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के से संबंधित जो भी कौशल हो उनके भी हम विकास में क्या करें, मदद करें। और इसके लिए ज़रूरी है सतत और व्यापक मूल्यांकन करना। CCE कहीं ना कहीं बच्चे पर मतलब याद करने पर जोर नहीं देता है कि कंटेंट को याद कर लो, बल्कि मैं विचार करने पर जोर देता है, विचार प्रक्रिया पर जोर देता है, उसको सोचने पर मजबूर करता है। और सही मायनों में यही मूल्यांकन होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो मूल्यांकन है उसको सिर्फ किताबों में ये ना कहें हम कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि में उसको होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अविभाज्य अंग होना चाहिए मूल्यांकन। मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन को एक फॉर्मेलिटीज़ के रूप में लिया जाए कि बस अभी एग्ज़ाम भी निपटाने हैं, ऐसा नहीं। आप पढ़ाएं इसलिए ताकि बेहतर इवोल्यूशन के लिए, और बेहतर इवोल्यूशन इसलिए हो ताकि आप पढ़ाएं, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होने चाहिए। मूल्यांकन ये बताए कि आपने क्या सीखा, न कि कितना सीखा। क्वांटिटी पे जोर मत दीजिए, क्वालिटी पे जोर देने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँगा अगर, तो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है इसको अभी तक आप देखते हैं कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं छात्र केंद्रित है ही नहीं। आज कहा जाता है कि जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है वर्तमान में वो छात्र केंद्रित है। मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और क्या मूल्यांकन हम छात्र की रुचि और अभिरुचि क्षमता को देखकर करते हैं? नहीं करते हैं। छात्र के सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को देखकर हम मूल्यांकन करते हैं तो कहाँ वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई? बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन को होना क्या चाहिए, वो छात्र की केंद्रित पूरी गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। छात्र की जो गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें मूल्यांकन कार्य करना चाहिए, यानी कि इवोल्यूशन की प्रोसेस को भी पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि मूल्यांकन सिर्फ छात्रों का नहीं होना चाहिए, अध्यापकों का मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। अपने कौशलों में सुधार हेतु, अपने ज्ञान में वृद्धि हेतु, अपने टीचिंग में नवाचार हेतु उनका भी लगातार सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। अब आप ये तो समझ गए कि मूल्यांकन यानी कि CCE जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है इसमें इवोल्यूशन जब करते हैं तो हम कुछ टेस्ट के माध्यम से ही इवोल्यूशन करते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर यही होता है कि क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही हम छात्र का इवोल्यूशन कर पाते हैं। वैसे अनेक टेक्निक्स होती हैं इवोल्यूशन की। तो मैं बताऊं कि एक अच्छे मापन के जो उपकरण होता है, यानी कि टूल्स, यानी कि टेस्ट भी कह सकते हैं आप उसको, जो मापन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि छात्र के मूल्यांकन के लिए जो आप टेक्निक्स या कह सकते हैं उपकरण या टूल यूज कर रहे हैं, उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं। अगर वो उनके अंदर सम्मिलित हैं तभी आप उनको कह सकते हैं कि वास्तव में सही ढंग से वो मूल्यांकन कर पाएंगे छात्र का। तो कह सकते हैं कि एक अच्छे मापन के उपकरण में खासतौर पर जो पहली विशेषताएँ होनी चाहिए वो है वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी यानी वैधता का तात्पर्य है उपकरण में जो वैलिडिटी है, मतलब कि उपकरण को जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, ठीक है, जिस उद्देश्य है तो आपने वो टेस्ट तैयार किया है, क्या वो उसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, क्या वो उस उद्देश्य पर वो खरा उतर रहा है। यदि वो खरा उतर रहा है तो आपका टेस्ट वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। माना कि हमने एक बैंकिंग का एक एग्ज़ाम दिया और उसमें एक पेपर हुआ और हम सेलेक्ट हुए, तो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो वास्तव में हमारे जो बैंक का एप्टीट्यूड है, मेरे अंदर बैंकिंग का जो एप्टीट्यूड है, क्या उसने उसको मापा? यदि मापा तो वो टेस्ट वैलिड था, यदि नहीं मापा तो वो टेस्ट इनवैलिड था। यानी कि समझ रहे हो, ये मेरे को कार्यशैली में दिखेगा वो, कि ऑफिस में जाके फिर ये वाली स्थिति ना हो कि कंप्यूटर के बटन ढूंढने पड़ रहे हैं। इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड नहीं था, वो उसको पास करके ज़रूर आया लेकिन वो टेस्ट वैलिड नहीं था, और उसका जो दुष्परिणाम है वो आपको अपनी कार्यशैली में दिखेगा। दूसरी क्वालिटी है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी का मतलब अंकों में से है, यानी कि मार्क्स देने से रिलेटेड है ये, यानी कि जो भी प्रश्न हो हर परिस्थिति में उसको वही अंक दिया जा रहा हो, चाहे कंडीशन कोई भी हो, अंक वही मिल रहा हो, चाहे कोई भी टीचर उसको चेक कर रहा हो, कोई भी मूल्यांकन करता उसको चेक कर रहा हो, वो हर परिस्थिति में समान अंक प्राप्त करें। आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं अधिक विश्वसनीय होते हैं, उनको किसी भी कंडीशन में आप चेक करेंगे तो मार्क्स वही आएंगे जो उनके लिए निर्धारित की गई हैं। जबकि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, उनके अंकों में परिवर्तन होने की संभावना होती है। यहाँ तक कि एक ही विद्यालय के 2 टीचर उनको चेक करें तो अलग अलग अंक आने की संभावना हो जाती है। अगला जो गुण होता है एक अच्छे टूल का या टेस्ट का, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी से मतलब है कि मूल्यांकन कहीं ना कहीं पक्षपात पूर्ण होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। वो उत्तर के आधार पर ही मूल्यांकन हो, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दे रखा है इस आधार पर मूल्यांकन हो, न कि इस आधार पर कि किस स्टूडेंट ने ये लिखा है
और किस विद्यालय के स्टूडेंट ने ये लिखा है, किस क्षेत्र के बच्चे ने ये लिखा है, किस देश के बच्चे ने ये लिखा है। समझ गए मेरी बात? तो मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए, पक्षपात रहित तो होना ही चाहिए, साथ में एक अच्छे टेस्ट में ये विशेषता होती है। ठीक, अगले जो विशेषता की बात करूँगा वो है कॉम्प्रहेंसिवनेस, यानी कि व्यापकता। तो व्यापकता इस वे में कह रहा हूँ मैं कि जो टेस्ट बना हो आपका वो पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर रहा हो। अमूमन क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में आते हैं वो कुछ यूनिट से ही 2-4 क्वेश्चन आते हैं और आपने साल भर उन्हीं को रट के जो डाइजेस्ट लेते हैं आप, या जो छोटे छोटे कुंजी आती हैं आजकल, उनको पढ़ के बच्चा अच्छे ढंग से नंबर से लेकर पास हो जाता है। तो क्या वो सही है? क्या वो सही क्वेश्चन पेपर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर प्रश्न पत्र तैयार किया होता तो आप उस कुंजी से कभी पास नहीं हो सकते थे, नहीं आपको कुछ नॉलेज होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है एक अच्छे प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश होना चाहिए, सभी यूनिट्स को उसमें प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। और आप जानते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों में ये मुमकिन भी नहीं है ऐसा करना, क्योंकि कुछ 4 से 5 क्वेश्चन देने होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आप चाहें तो 50 नंबर के लिए 50 क्वेश्चन बनाएं और सभी यूनिट्स को उसमें कवर कर सकते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिवनेस वाला उनमें क्वालिटी होती है, इसीलिए वो ज़्यादा रिलायबल है, वैलिड है, ऑब्जेक्टिविटी उनमें है, कॉम्प्रहेंसिवनेस उनमें है। आगे जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है यूजफुलनेस। यूजफुलनेस का मतलब है उपयोगिता। उपयोगिता की बात करूँ तो क्वेश्चन जीवन हेतु उपयोगी हो, टेस्ट पेपर जीवन हेतु उपयोगी हो। जब आप क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं तो वो व्यवहारिक हो, खासतौर पर जीवन में हमारे आगे काम आने वाला हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए या कुछ अंकों को लाने के लिए ही वो क्वेश्चन पेपर का निर्धारण किया गया हो। और लास्ट जो क्वालिटी मैं बताऊंगा आपको वो है डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी कि एक टेस्ट पेपर में, एक टूल में, एक जो एवल्यूशन का टूल है, बेस्ट टूल है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर या ये क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि विविधता करने वाली, अंतर करने वाली, जो कि एक अच्छे और कमज़ोर छात्र में क्या कर पाए, अंतर कर पाए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपके अच्छे और बुरे छात्र में, बुरा का मतलब कमज़ोर पढ़ने में या किसी अन्य क्षेत्र में, इसको अन्यथा मत लीजिए, तो अगर अंतर ही नहीं कर पा रहा है तो वो क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं हम कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन, उसमें पावर नहीं है, उसमें ये गुण बिल्कुल क्या है, इग्नोर किया गया है, या ये गुण उसमें उपस्थिति नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए जो कि छात्रों में विभेद कर पाए, ताकि छात्रों में क्वेश्चन पेपर के प्रति निष्पक्षता बनी रहे। अन्यथा होगा क्या, क्वेश्चन पेपर पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज पहली बार मैं वीडियो लेके सामने आया, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कैसा लगा आपको। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।